Hello students, I am Santosh Kumar Misra from Smith Coaching Center, Paharpur. Students, आज हम लोग क्लास टेंथ की केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया जो है, जो हम लोग अपना डेली लाइफ जीते हैं उसमें बहुत सारी अभिक्रियाओं को देखते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि दूध को कुछ समय के लिए जब छोड़ दिया जाता है तो वह दूध फट जाता है। और भी बहुत सारे अभिक्रियाओं को देखते हैं, जैसे दूध से दही का बन जाना, भोजन का पकना, लोहे में जंग लगना, सांस लेना, किशमिश का किण्वन, यानी ऐसे बहुत सारे अभिक्रियाओं को हम देखते हैं। ये सभी अभिक्रियाएं जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। यानी इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले सबसे पहले हमें परिवर्तन के बारे में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के प्रारंभिक प्रकृति और उसके पहचान का मतलब बदलाव हो जाता है, वो बदल जाता है। उसकी प्रारंभिक प्रकृति जो है, उसकी जो पहचान है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाती है, बदल जाती है। यानी इसीलिए रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यानी परिवर्तन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और एक होता है जिसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द केमिकल चेंज एंड व्हाट इज द फिजिकल चेंज। यानी भौतिक परिवर्तन क्या है और ये रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि अगर किसी पदार्थ की प्रकृति का बदलाव हमेशा के लिए हो जाता है, उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तो वे सारे परिवर्तन आपको रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर किसी पदार्थ की प्रकृति मतलब परमानेंटली चेंज नहीं होकर के कुछ समय के लिए चेंज होती है, या जो रिवर्सेबल हो, जिसको पुनः ऑब्टेन किया जा सके, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके, उस तरह का अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे लोहे में जंग लगना, ये रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है। यानी अगर जंग लग गई तो जितना लोहा जो है जिसमें जंग लग गया वो खराब हो गया, पुनः उससे लोहा आपको ऑब्टेन नहीं हो सकता है, प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी वो रिवर्सेबल नहीं है। जैसे अगर कागज को जला दिए, वो राख बन गया, तो अगर राख से चाहे कि फिर हम कागज को ऑब्टेन कर ले, प्राप्त कर लें, दिस इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। तो जब किसी पदार्थ की प्रकृति हमेशा के लिए बदल जाती है, उसका कैरेक्टर हमेशा के लिए चेंज हो जाता है, तो वैसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि पानी को जब कूल करेंगे तो आइस बन जाएगा, यानी पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, या बर्फ को जब हीट करेंगे तो फिर वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वाटर को अगर हीट करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वाष्प में बदल जाता है। फिर वाष्प को जब ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चेंज वहां पे भी हो रहा है, परिवर्तन वहां पे भी हो रहा है, लेकिन वो परमानेंटली परिवर्तन नहीं है, वो हमेशा के लिए चेंजिंग नहीं है। तो इसलिए उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं।
सबसे पहली बात है कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक परिवर्तन को ही कहा जाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत पदार्थ का कैरेक्टर जो है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है, वो हमेशा के लिए बदल जाता है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उस पदार्थ के अणुओं के अंदर जो परमाणु व्यवस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं, उनका पुनर्गठन होता है। यानी वो जो है उनके परमाणु जो है वो दूसरे ढंग से संयोजित होकर के किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका कैरेक्टर उस मूल पदार्थ के कैरेक्टर से बिल्कुल भिन्न होता है। तो वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। आइए इस रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए कुछ एक्टिविटीज को देखते हैं। सबसे पहले एक्टिविटीज को देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम जो है ये लेबोरेटरी में मिलता है, प्रयोगशाला में मिलता है, और ये जो है चांदी के समान सफेद कलर का होता है। लेकिन जो लेबोरेटरी से हम लोग मैग्नीशियम लेकर के आते हैं, उसका कलर जो है वो चांदी के समान सफेद नहीं होता है, क्योंकि इसका कैरेक्टर है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना देता है, जिसके कारण इसका कलर जो है वो शाइनिंग जो है वो जितना रहना चाहिए वो नहीं रहता है। इसीलिए क्या करते हैं कि इस मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाने से पहले उसको सरेस पत्र से रगड़ करके एकदम साफ कर देते हैं कि फिर वो चमकने लगे, ताकि आसानी से वो दूसरे पदार्थों से अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बना ले। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को जब प्रयोगशाला से लाते हैं तो उसको सरेस पत्र से रगड़ करके उसको साफ कर लेते हैं, और उसके बाद जब एक मैग्नीशियम के फीते को ही ले लीजिए, 2 cm 5 cm का एक मैग्नीशियम का फीता ले लिए और उस मैग्नीशियम के फीते को सरेस पत्र से रगड़ करके साफ कर दीजिए। फिर उसके बाद उसको एक चिमटा से पकड़ करके जब किसी स्प्रिट लैंप से या बर्नर से उसको जब जलाते हैं, तो ये मैग्नीशियम जो है वो चकाचौंध प्रकाश के उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डेजलिंग लाइट भी कहते हैं। यानी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो डेजलिंग लाइट जो है वो वहां पे निकलता है। यानी और उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है, पाउडर जैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका कलर जो होता है एकदम सफेद होता है। सफेद कलर का ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनाया है। ये क्या होता है? चूर्ण होता है। तो यहाँ पे इसका कैरेक्टर जो है ये इसके कैरेक्टर से, यानी इसका गुण इसके गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जैसे भाग लेने वाले, ये एरो के चिन्ह के पहले जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इन्हें कहा जाता है अभिकारक। इन्हें अभिकारक कहते हैं, या अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोला जाता है। और जो नया पदार्थ बनता है इसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो आइए कुछ और एक्टिविटीज को देखते हैं, जैसे एक्टिविटीज नंबर 2 को देखते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट को लेते हैं, EbNO3 दी होल 2 के विलयन को लेते हैं, और उसके बाद इसमें पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाते हैं। तो यानी लेड नाइट्रेट के विलयन में जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाते हैं
तो हम लोगों को पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का विलयन और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये लेड आयोडाइड जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है हम लोगों को। यानी स्टूडेंट्स, यानी इसको समझने से पहले एक चीज के बारे में और देखते हैं। जैसे मैंने एक चीज कहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनके अणुओं में, जैसे ये लेड नाइट्रेट का एक अणु हुआ, इस लेड नाइट्रेट के एक अणु में लेड का एगो परमाणु है, नाइट्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 6 परमाणु है। ठीक उसी तरह ये पोटेशियम आयोडाइड का एक अणु है, इसमें पोटेशियम का 1 परमाणु है और उसके बाद आयोडाइड का भी 1 परमाणु है। तो इनके परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। जैसे ये पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ मिल करके पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया, यानी चेंजिंग हो गया, पुनर्व्यवस्था हुआ, उसमें चेंजिंग हो गया। यहाँ पे देखोगे तो यानी ये लेड पोटेशियम नाइट्रेट और ये लेड जो है आयोडाइड के साथ मिल करके लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ, जो सॉलिड होता है। अवक्षेप को हम लोग अंग्रेजी में प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, यानी यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो इसका कैरेक्टर जो है इसके कैरेक्टर से बिल्कुल भिन्न होता है। तो यहाँ पे भी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं। आइए अब तीसरे एक्टिविटीज को देखते हैं। तो तीसरे एक्टिविटीज को देखने से के लिए सबसे पहले तीसरा बेरियम क्लोराइड, सबसे पहले बेरियम क्लोराइड वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करता है। ये बेरियम क्लोराइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो ये बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप। श्वेत अवक्षेप बनाता है। तो यहां पे भी देखेंगे, जब ये बेरियम क्लोराइड जो है वो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो इनके भी परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बेरियम जो है बेरियम जो है उस सल्फेट के साथ, यानी बेरियम सल्फेट बना रहा है, और उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिल करके यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो यहाँ पे भी परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था हो रही है, अर्थात यानी इसका कैरेक्टर जो है इस बनने वाले पदार्थ के कैरेक्टर से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए यहाँ पे भी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। स्टूडेंट्स, आइए कुछ और एक्टिविटीज को देखते हैं। एक्टिविटीज नंबर 4 को देखते हैं। जैसे एक्टिविटीज 4 में हम देखेंगे कि जिंक के कुछ टुकड़े को लेंगे और इस जिंक के टुकड़े को एक फ्लास्क में लेंगे, एक पॉट में, जस्ट लाइक ए पॉट, एक फ्लास्क में लेंगे। प्रयोगशाला में फ्लास्क मिलता है, उसके अंदर कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े को रखेंगे और उस दानेदार जिंक के टुकड़े के ऊपर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डालेंगे, यानी रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा? या इस जिंक के दानेदार टुकड़े के ऊपर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब जिंक के टुकड़े के ऊपर, जब फ्लास्क में जिंक के कुछ टुकड़े को रखेंगे और जिंक के टुकड़े के ऊपर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालेंगे तो वहां पे गैस के कुछ बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे। यानी निकलने वाला गैस जो होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा, क्योंकि ये जिंक जो है वो सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस ये हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से बाहर निकलेगा। ठीक उसी तरह
जिंक जो है ये क्लोरीन से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड, अब प्लस यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक जो ठोस था, यानी ठोस था, सॉलिड था, जब इसके ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो इसका आकार जो है वो धीरे धीरे कम होगा और वो गैस के बुलबुले के रूप में एक गैस निकलता हुआ दिखाई देगा जो आपको हाइड्रोजन गैस होगा। आइए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एक और एक्टिविटीज को देखते हैं। एक और एक्टिविटीज में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया करके बनाता है CaOH दी होल टू प्लस उष्मा। यानी एक चीज और इसमें जान ले हम लोग, जैसे एक एक्टिविटीज 4 को भी देख लें। जैसे मैंने एक चीज कहा है कि एक फ्लास्क लेंगे और फ्लास्क में जिंक के कुछ टुकड़े को डाल देंगे और उस जिंक के टुकड़े के ऊपर तनु H2SO4 या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब डालेंगे तो धीरे धीरे पिघलेगा और वहां उसका आकार जो है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और उसमें गैस के बुलबुले बनते हुए दिखाई देंगे जो बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो वहां यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा क्योंकि निकलने वाला गैस जो होगा वो हाइड्रोजन गैस ही होगा। लेकिन जब उस फ्लास्क को माने टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो हमको ये भी महसूस होगा कि वो फ्लास्क जो है उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी वहां पे भी उष्मा जो है वो बाहर निकलता हुआ महसूस होगा क्योंकि फ्लास्क गर्म हो गया, इसका मतलब वहां पे उष्मा जो है उस रिएक्शन में निकल रहा है। तो यानी यहाँ पे इस अभिक्रिया में भी, इस एक्टिविटीज में भी हम देखेंगे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कली चूना कहा जाता है और कली चूना यह जल से रिएक्शन करता है, वाटर से जब रिएक्शन करता है तो बुझा हुआ चूना बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कह सकते हैं या इसी को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। जैसे हम लोग अपने घर पे ही देखते हैं, हम लोगों को अपना घर पेंट करना होता है तो दुकान से हम लोग खरीद के लाते हैं चूना, वो कैल्शियम ऑक्साइड है। उसको क्या करते हैं, एक नाद लेते हैं और नाद में क्या करते हैं, पहले पानी को रख देते हैं और उसके बाद उसमें धीरे धीरे कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं तो वो पानी खोलने लगता है। तो अगर हम नाद में पानी को रख करके कैल्शियम ऑक्साइड को एक ही बार में अगर डाल दें, उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो तो हो सकता है कि उसके उफान से आपका चेहरा जो है वो भी जल सकता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को करते समय सावधानी जो है वो बरतना चाहिए। इसको धीरे धीरे उसके अंदर डालना चाहिए ताकि किसी तरह का क्षति न हो, किसी तरह का हार्म न पहुंचे। ये चीज माइंड में मेकअप करके रखना चाहिए। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसी तरह जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना जिसका यूज हम लोग घर को पेंट करने में करते हैं और इसमें उष्मा भी आपको प्राप्त हो रहा है। स्टूडेंट्स, इन सभी एक्टिविटीज को देखने पर हमें ये चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अतः इन रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानने की कुछ शर्त भी है, जिस शर्त को याद रखना भी बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप लोग कॉपी पेन रख के नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन को जब भी वीडियो को देखें पहले कॉपी और कलम को हाथ में जरूर ले लें। जो लिखने वाला चीज है उसको जरूर लिखें। तो आइए वो कौन सी शर्तें हैं जिनको देख करके ये हम लोग पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। आइए उन शर्तों को देखते हैं। जैसे सबसे पहला शर्त, सबसे पहले अगर रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं तो आपको निम्नलिखित शर्तों के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहला शर्त है कि चेंज इन स्टेट। सबसे पहला शर्त है, इसका शर्त है
इसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हुई हैं। 1 नंबर में अवस्था में परिवर्तन।